हेलो दोस्तों, इतिहास के शौकीनों, जरा सोचो, 4500 साल पहले मिस्र की तपती रेत में एक ऐसा मॉन्यूमेंट बना जो आज भी हमें हैरान कर देता है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, 147 मीटर ऊंचा। यह 4000 से ज्यादा सालों तक पृथ्वी पर सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर था। इस बारे में एक सेकंड के लिए जरा सोचो। अब एक कमाल का फैक्ट ये है, ग्रेट पिरामिड का वजन लगभग 6 मिलियन टन है। अगर हम इसकी तुलना करें तो बुर्ज खलीफा, जो आज की सबसे ऊंची इमारत है, का वजन केवल आधा मिलियन टन है। लेकिन असली बात तो ये है, प्राचीन मिस्र वासियों के पास क्रेन, बुलडोजर या किसी भी तरह की मॉडर्न मशीनरी नहीं थी। अरे हाँ, उनके पास तो पहिए भी नहीं थे। तो उन्होंने ये सब कैसे किया? द ग्रेट पिरामिड रहस्यों से घिरा हुआ है। यह लगभग 5760 BCE में फेरो खुफू के शासनकाल में बना था। और हाँ, फेरोज प्राचीन मिस्र के राजा थे जिन्हें जीवित भगवान माना जाता था। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है, हम खुफू के बारे में बहुत कम जानते हैं। कुछ कहते हैं कि उन्होंने 23 साल तक शासन किया, कुछ 34 साल तक, और कुछ को लगता है कि इससे भी ज्यादा समय तक। हम इतना जानते हैं कि खुफू ने दुनिया के सबसे एम्बिशियस टूम के निर्माण का आदेश दिया था। 2 मिलियन से ज्यादा बड़े लाइमस्टोन ब्लॉक्स, जिनमें से कुछ का वजन 80 टन तक था, उन्हें अविश्वसनीय सटीकता के साथ खींचा गया, एक के ऊपर एक रखा गया और सेट किया गया। ये सब बिना पहिए के और ऐसे टूल्स के साथ जो आज के टूल किट में भी अजीब नहीं लगेंगे। और यह बात मुझे हैरान करती है, ये स्ट्रक्चर 4500 सालों की चिलचिलाती गर्मियों, भयंकर तूफानों और अंतहीन रेत से बचा रहा है, और यह अभी भी शान से खड़ा है। इस आकार या उम्र की कोई और प्राचीन इमारत इसके आसपास भी नहीं आती। उन्होंने यह कैसे किया? क्या यह सिर्फ इंसानों की मेहनत थी, शानदार इंजीनियरिंग, या कोई और बात है जो हम नहीं जानते? यही रहस्य है जिसने इतिहासकारों, आर्कियोलॉजिस्ट्स और मेरे जैसे क्यूरियस लोगों को रातों की नींद हराम कर रखी है। तो अगली बार जब आप ग्रेट पिरामिड की तस्वीर देखें तो याद रखें, यह सिर्फ पुराने पत्थरों का ढेर नहीं है। यह दूर के अतीत का एक संदेश है जो हमें अपने रहस्यों को उजागर करने की चुनौती देता है। और ईमानदारी से कहूं तो मैं और भी गहराई से जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। इस रहस्यमयी यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिस्र के महान पिरामिड दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक हैं। हजारों सालों से लोग इन विशाल संरचनाओं को देखते आए हैं और सोचते रहे हैं कि इन्हें कैसे बनाया गया होगा। पिरामिड प्राचीन मिस्र के राजाओं, जिन्हें फराओ कहा जाता था, के लिए कब्रें थीं। उनका मानना था कि ये अद्भुत इमारतें उनके राजा की आत्मा को आफ्टर लाइफ में जाने में मदद करेंगी। इन सब में सबसे बड़ा गीजा का महान पिरामिड खुफू नाम के एक फराओ के लिए बनाया गया था। यह एक अविश्वसनीय और प्राचीन सभ्यता का प्रमाण है, एक पत्थरों से बनी पहेली जो आज भी हमारी कल्पना को लुभाती है। यह इतना बड़ा है कि इसे मीलों दूर से देखा जा सकता है। रेगिस्तान के बीच में एक इंसान का बनाया हुआ पहाड़। इस पहेली का सबसे कंफ्यूजिंग हिस्सा पत्थरों का आकार है। पिरामिड लाखों विशाल पत्थर के ब्लॉकों से बने हैं। हर ब्लॉक अविश्वसनीय रूप से भारी है। ज्यादातर एक छोटी कार से भी ज्यादा वजन के हैं, लगभग 2.5 टन। पिरामिड के अंदरूनी हिस्सों में इस्तेमाल किए गए कुछ ग्रेनाइट ब्लॉक 80 टन तक भारी हैं, जो कई बड़े ट्रकों के कुल वजन के बराबर है। इससे लोगों के मन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आता है। प्राचीन मिस्रवासियों ने बिना किसी आधुनिक क्रेन या मशीनरी के जो आज हमारे पास है, इन विशाल पत्थरों को इतनी सटीकता से कैसे उठाया और रखा? ये लगभग असंभव लगता है। इंजीनियरिंग का एक ऐसा कारनामा जो आज भी हमारे आधुनिक दुनिया के एक्सपर्ट्स को चकित करता है। जरा सोचिए कि केवल साधारण औजारों से इतनी बड़ी चीज बनाने की कोशिश करना। जब पहले पिरामिड बनाए गए थे, तब प्राचीन मिस्रवासियों के पास स्टील या लोहे के औजार नहीं थे। वे तांबे और पत्थर से बने औजारों से काम करते थे। जिस सटीकता से इन विशाल ब्लॉकों को काटा और जोड़ा गया था, वह आश्चर्यजनक है। पत्थरों के बीच की जगह इतनी पतली है कि आप अक्सर उनके बीच एक कागज का टुकड़ा भी नहीं डाल सकते। इस स्तर की सटीकता इतने बड़े पैमाने पर अविश्वसनीय योजना और कौशल की मांग करती थी। हर ब्लॉक को ठीक से काटना पड़ता था और पिरामिड के चिकने ढलान वाले किनारों को बनाने के लिए उसे उसकी सही जगह पर रखना पड़ता था। इस अद्भुत कारनामे के कारण
सदियों से कई अलग अलग विचार और थ्योरीज सामने आई हैं। कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि मिस्र वासियों के पास गुप्त खोई हुई टेक्नोलॉजी थी या उन्हें एलियंस से मदद मिली थी। हालांकि आर्कियोलॉजिस्ट्स और इतिहासकार मानते हैं कि इसका जवाब खुद मिस्र के लोगों की चतुराई और कड़ी मेहनत में छिपा है। उनका मानना है कि मिस्र वासियों ने शानदार तरीकों का इस्तेमाल किया, जिसमें साधारण औजारों को एक विशाल सुव्यवस्थित वर्कफोर्स के साथ जोड़ा गया। रहस्य जादू के बारे में नहीं है, बल्कि इंसानी इंजेन्युइटी और एक ही मॉन्यूमेंटल लक्ष्य की ओर मिलकर काम करने वाले लोगों की शक्ति के बारे में है। पिरामिड इस बात का प्रतीक हैं कि इंसान क्या हासिल कर सकता है। बहुत लंबे समय तक कई लोगों का मानना था कि पिरामिड हजारों गुलामों द्वारा बनाए गए थे, जिन्हें क्रूर परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर किया गया था। यह विचार अक्सर पुरानी फिल्मों और कहानियों से आता था, लेकिन आधुनिक खोजों ने हमें एक बहुत ही अलग तस्वीर दिखाई है। आर्कियोलॉजिस्ट्स को पिरामिडों के पास एक गांव के अवशेष मिले हैं, जहां मजदूर रहते थे। सबूत बताते हैं कि ये बिल्कुल भी गुलाम नहीं थे। इसके बजाय वे कुशल मिस्र के मजदूर और श्रमिक थे। उन्हें उनके महत्वपूर्ण काम के लिए सम्मान दिया जाता था और फराओ की सरकार द्वारा उनकी अच्छी देखभाल की जाती थी, जिसने पूरे प्रोजेक्ट को एक राज्य संचालित कंपनी की तरह व्यवस्थित किया था। ये मजदूर एक विशेष रूप से बनाए गए शहर में रहते थे, जिसमें घर, बेकरी और यहाँ तक कि एक मेडिकल फैसिलिटी भी थी। मजदूरों के कब्रिस्तान में पाए गए कंकाल बताते हैं कि उन्हें मेडिकल अटेंशन मिलती थी। डॉक्टर्स टूटी हुई हड्डियों को ठीक करते थे और साधारण सर्जरी करते थे, जिससे पता चलता है कि इन मजदूरों के जीवन को महत्व दिया जाता था। उन्हें अच्छी तरह से खाना भी मिलता था। कड़ी शारीरिक मेहनत के लिए उन्हें मजबूत रखने के लिए हर दिन बड़ी मात्रा में रोटी, मछली और मांस तैयार किया जाता था। यह गुलामों को दिया जाने वाला व्यवहार नहीं था, यह एक मूल्यवान वर्कफोर्स को दिया जाने वाला समर्थन था, जो अपने राजा और अपने देवताओं के लिए एक राष्ट्रीय स्मारक बना रहा था। वर्कफोर्स में अलग अलग तरह के लोग शामिल थे। कुछ स्थायी, हाईली स्किल्ड कारीगर थे जो साल भर काम करते थे। ये पत्थर के मिस्त्री, आर्किटेक्ट और औजार बनाने वाले थे, जिन्होंने अपने ट्रेड में महारत हासिल कर ली थी। फिर टेम्परेरी मजदूरों का एक बहुत बड़ा समूह था। ये ज़्यादातर किसान थे जो उन महीनों के दौरान पिरामिड पर काम करने आते थे जब नील नदी उनके खेतों में बाढ़ लाती थी। इस बाढ़ के मौसम के दौरान वे कोई भी खेती का काम नहीं कर सकते थे, इसलिए पिरामिड बनाने से उन्हें भोजन और एक स्टेडी जॉब मिलती थी। इसे एक तरह की राष्ट्रीय सेवा के रूप में देखा जाता था, अपने समाज में योगदान करने और अपने फराओ का सम्मान करने का एक तरीका। इन मजदूरों को टीमों और डिवीजनों में संगठित किया गया था, जिसमें सुपरवाइजर और मैनेजर निर्माण की देखरेख करते थे। उन्हें अपने काम पर बहुत गर्व था। आर्कियोलॉजिस्ट्स को पिरामिडों के अंदर कुछ छिपे हुए पत्थरों पर मजदूरों द्वारा छोड़ी गई ग्राफिटी भी मिली है। ये निशान टीम के नामों की तरह थे, जैसे खुफू के दोस्त गैंग या मेनकाउरे के शराबी। ये प्लेफुल नाम हमें बनाने वालों का एक मानवीय पक्ष दिखाते हैं। वे उन लोगों के बीच समुदाय और कामरेडरी की भावना का सुझाव देते हैं, जिन्होंने रेगिस्तान के फर्श से इन अविश्वसनीय स्मारकों को उठाने में अपना जीवन बिताया, असंभव को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम किया। पिरामिड बनाने की प्रक्रिया गीजा से बहुत दूर पत्थर की खदानों में शुरू हुई। पिरामिडों के मुख्य भाग के लिए इस्तेमाल किए गए ज्यादातर चूना पत्थर के ब्लॉक गीजा के पठार पर ही निकाले गए थे, जिससे उन्हें ले जाना थोड़ा आसान हो गया था। हालांकि बाहरी आवरण के लिए इस्तेमाल किया गया उच्च गुणवत्ता वाला सफेद टूरा चूना पत्थर नील नदी के दूसरी ओर की खदानों से लाया गया था। बहुत भारी ग्रेनाइट ब्लॉक, जिनका उपयोग बेरियल चेम्बर्स और सार्कोफेजी के लिए किया जाता था, असवान से आए थे, जो दक्षिण में 500 मील से भी ज्यादा दूर था। इसका मतलब था कि मिस्र वासियों को न केवल पत्थरों को काटना था, बल्कि उन्हें लंबी दूरी तक ले जाना भी था। चट्टान से पत्थरों को काटने के लिए मजदूरों ने एक चतुर तकनीक का इस्तेमाल किया। उनके पास ग्रेनाइट को आसानी से काटने के लिए पर्याप्त कठोर औजार नहीं थे। इसके बजाय वे कठोर पत्थर के पाउंडर का उपयोग करके चट्टान की सतह में खांचे बनाते थे।
फिर वे इन खांचों में लकड़ी के वेज फाचर ठोकते थे। वे वेज पर पानी डालते थे जिससे लकड़ी फूल जाती थी। फैलती हुई लकड़ी की शक्ति इतनी मजबूत थी कि वह पत्थर के विशाल ब्लॉक को खदान की दीवार से अलग कर देती थी। चूना पत्थर जैसे नरम पत्थरों के लिए वे तांबे की छेनी और आरी का उपयोग कर सकते थे, जिन्हें उन्हें लगातार तेज करना पड़ता था क्योंकि तांबा एक नरम धातु है। एक बार जब एक ब्लॉक निकाला जाता था तो अगली चुनौती उसे ले जाना था। कई टन वजन वाले ब्लॉक को ले जाना एक बहुत बड़ा काम था। पास की खदानों से पत्थरों के लिए मजदूर ब्लॉक को एक बड़ी लकड़ी की स्लेज पर रखते थे। फिर वे इस स्लेज को जमीन पर खींचते थे। इसे खींचना आसान बनाने के लिए हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि उन्होंने स्लेज के सामने रेत पर पानी डाला होगा। इससे रेत मजबूत हो जाती और घर्षण कम हो जाता, जिससे पुरुषों की एक टीम भारी बोझ को खींच पाती थी। यह एक बहुत बड़ी समस्या का एक सरल लेकिन बहुत प्रभावी समाधान था, जिसमें बुनियादी भौतिकी का उनके लाभ के लिए उपयोग किया गया था। असवान जैसी दूर की खदानों से आने वाले पत्थरों के लिए यात्रा और भी जटिल थी। इन विशाल ग्रेनाइट ब्लॉकों को नील नदी में तैरने के लिए बड़े जहाज़ों पर लाद दिया जाता था। यह केवल वार्षिक बाढ़ के मौसम के दौरान ही किया जा सकता था, जब पानी का स्तर भारी नावों को ले जाने और उन्हें निर्माण स्थल के करीब लाने के लिए पर्याप्त ऊंचा होता था। पत्थरों से लदे जहाज़ों को पिरामिड के आधार के जितना संभव हो सके उतना करीब लाने के लिए नहरें खोदी गई थीं। वहां से स्लेजेस का उपयोग फिर से अंतिम छोटी यात्रा के लिए किया गया। खदान से पिरामिड तक की एक लंबी और सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध यात्रा को पूरा किया गया। आखिर में इतना विशाल प्रोजेक्ट कैसे संभव हुआ? इसका जवाब ब्रिलियंट प्लानिंग, अथक मानव प्रयास और साधारण मशीनों के चतुर उपयोग के कॉम्बिनेशन में है। मिस्र वासियों ने पत्थरों को बढ़ते हुए पिरामिड पर ऊपर ले जाने के लिए शायद लंबी रैंप का इस्तेमाल किया होगा। इन रैंप्स कैसी दिखती थीं, इस बारे में अलग अलग विचार हैं। कुछ एक्सपर्ट्स सोचते हैं कि पिरामिड के सामने तक एक लंबी सीधी रैंप थी। दूसरे मानते हैं कि एक स्पाइरल रैंप बनाई गई थी जो पिरामिड के चारों ओर घूमती थी जैसे जैसे वह ऊंचा होता गया। यह भी संभव है कि उन्होंने निर्माण के अलग अलग चरणों के लिए अलग अलग रैंप प्रणालियों के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया होगा। एक बार जब पत्थर सही ऊंचाई पर होते थे तो मजदूर उन्हें अपनी अंतिम स्थिति में सावधानी से धकेलने और खींचने के लिए लकड़ी के लेवर्स का उपयोग करते थे। इसमें इमेंस ताकत, कोऑर्डिनेशन और धैर्य की आवश्यकता होती थी। ग्रेट पिरामिड में 2 मिलियन से अधिक ब्लॉकों में से हर एक ब्लॉक को अविश्वसनीय सटीकता के साथ अपनी जगह पर मैन्यूवर करना पड़ता था। पूरे प्रोजेक्ट का प्रबंधन एक शक्तिशाली और अत्यधिक संगठित सरकार द्वारा किया गया था, जो दशकों तक चलने वाले काम के लिए आवश्यक रिसोर्सेज और मैनपावर को कमांड कर सकती थी। एक पिरामिड का निर्माण कुशल निर्माताओं की कई पीढ़ियों का काम था। पिरामिड आज भी इंसानों की क्षमता का एक शक्तिशाली रिमाइंडर है। वे आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद के बिना बनाए गए थे, केवल मानव मसल और इंटेलिजेंस द्वारा संचालित थे। वे हमें दिखाते हैं कि एक मजबूत विजन, केयरफुल ऑर्गेनाइजेशन और एक डेडिकेटेड कम्युनिटी के साथ लोग उन चीज़ों को हासिल कर सकते हैं जो असंभव लगती हैं। पिरामिड केवल प्राचीन राजाओं की कब्रें नहीं हैं, वे मानव कौशल, परसिवियरेंस और वास्तव में बड़े पैमाने पर मिलकर काम करने की क्षमता के स्मारक हैं। वे इस बात का प्रमाण हैं कि एक प्राचीन समाज अपने पास जो कुछ भी था उससे क्या हासिल कर सकता था। हमारे सभी आधुनिक विज्ञान और आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बावजूद भी पिरामिडों के बारे में कुछ रहस्य अभी भी बने हुए हैं। हम शायद उनके निर्माण के हर एक डिटेल को कभी नहीं जान पाएंगे या निर्माताओं द्वारा इस्तेमाल की गई हर तकनीक को नहीं समझ पाएंगे। रहस्य की यह भावना ही पिरामिडों को इतना फैसिनेटिंग बनाती है। वे हमें सवाल पूछते रहने और अतीत की अविश्वसनीय उपलब्धियों की सराहना करने के लिए चुनौती देते हैं। वे दुनिया का एक टाइमलेस वंडर हैं। ये साबित करते हैं कि मानव आत्मा की इंजेन्युइटी सबसे शक्तिशाली उपकरण है, जो मिलेनिया तक चलने वाली लेगेसीज बनाने में सक्षम है। अगर आप एक हिस्ट्री बफ हैं, तो आपको गीजा के पिरामिडों के पीछे की अनकही मिस्ट्रीज जरूर सुननी चाहिए। ये सिर्फ पत्थरों के ढेर नहीं हैं,
बल्कि सदियों पुरानी कहानियों और रहस्यों का खजाना है जो आज भी पूरी तरह से सुलझे नहीं हैं। इन एंशंट वंडर्स की ऐसी स्टोरीज हैं जो टेक्स्ट बुक्स में मुश्किल से मिलती है। हर दीवार, हर पत्थर पर उकेरे गए हायरोग्लिफिक्स में छुपे हैं वो राज जिन्हें समझने में आज भी एक्सपर्ट्स लगे हुए हैं। चलो डिटेल्स में जाते हैं। नाइल नदी के वेस्ट बैंक पर 3 बड़े पिरामिड अगल बगल खड़े हैं। सिर्फ एक नहीं बल्कि एक पूरा एंशंट नेबरहुड। ये जगह कभी एक बिजी शानदार सिटी हुआ करती थी जहां हजारों लोग रहते और काम करते थे। सबसे बड़ा वो है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिसे खुफू का पिरामिड भी कहते हैं। ये दुनिया के 7 वंडर्स में से एक है और आज भी सबसे ज्यादा इंटैक्ट है। उसके बगल में है खाफरे का पिरामिड, छोटा है लेकिन फिर भी बहुत शानदार, जिसे खुफू के बेटे ने बनवाया था। इसकी खासियत है इसका ओरिजिनल लाइमस्टोन कैप जो आज भी चमकता है। तीनों में सबसे छोटा मेनकौर का पिरामिड, जिसे खाफरे के अपने बेटे ने बनवाया था। ये छोटा जरूर है लेकिन इसकी बनावट और डिजाइन में भी कई अनसुलझे सवाल छुपे हैं। लेकिन रुकिए, बस इतना ही नहीं है। गीजा का प्लेटो और भी कई रहस्यों से भरा हुआ है जो हर साल नए रिसर्चर्स और एडवेंचरर्स को अपनी ओर खींचता है। इस साइट पर छोटे पिरामिड, मिस्टीरियस टूम्स और ऑफ कोर्स आइकॉनिक ग्रेट स्फिंक्स भी है जो रेगिस्तान में दूर तक देखता है। स्फिंक्स की मुस्कान और उसकी रहस्यमयी आंखें आज भी लोगों को हैरान करती हैं। शॉकिंगली, इजिप्ट में लगभग 118 पिरामिड हैं जिनमें से ज्यादातर अब टाइम के साथ खराब हो गए हैं, लेकिन गीजा के ये तीनों हजारों सालों से खड़े हैं। ये पिरामिड्स प्राचीन इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा सबूत है। तो इतना बड़ा कुछ क्यों बनवाया गया? आखिर इन पिरामिड्स के पीछे क्या सोच थी? क्या ये सिर्फ कब्रें थीं या कुछ और भी? एंशंट इजिप्शियंस के लिए पिरामिड सिर्फ मॉन्यूमेंट्स नहीं थे, वे आफ्टर लाइफ के गेटवे थे। ये उनकी धार्मिक मान्यताओं और आत्मा की अमरता का प्रतीक थे। फेरोस मानते थे कि डेथ सिर्फ शुरुआत है। उनका मानना था कि सही रिचुअल्स और तैयारियों के साथ वे दूसरी दुनिया में भी राजा बन सकते हैं। उनकी आत्माएं अंडरवर्ल्ड में जाएंगी, भगवानों द्वारा जज की जाएंगी और अगर वर्थी हुई तो हमेशा के लिए जिंदा रहेंगी। ये सफर आसान नहीं था, इसलिए हर चीज की तैयारी जरूरी थी। यही वजह है कि ये किंग्स अपनी पूरी लाइफ अपनी टूम्स को तैयार करने में बिताते थे। उन्हें ट्रेजर्स, खाने, यहां तक कि फर्नीचर से भी भर देते थे। सब कुछ जो उन्हें इटर्निटी में चाहिए हो सकता था। हर चीज का एक खास मतलब और मकसद था। एक बार जब फेरोह मर जाता था तो उसकी बॉडी को ममीफाई किया जाता था, एक पत्थर के ताबूत में सील किया जाता था और पिरामिड के अंदर गहराई में छिपा दिया जाता था। ये सब बहुत ही सीक्रेट और सेफ्टी के साथ किया जाता था ताकि कोई चोर या दुश्मन उसे नुकसान न पहुंचा सके। सदियों बाद भी गीजा के मिस्ट्रीज हमें हैरान कर देते हैं। हर साल नई खोजें होती हैं और हर बार कुछ नया सामने आता है। शायद यही सबसे बड़ा सीक्रेट है। गीजा के पिरामिड्स कभी भी अपने सारे राज पूरी तरह से नहीं खोलते और शायद इसी वजह से ये हमेशा इंसानों की जिज्ञासा का केंद्र बने रहेंगे। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि गीजा के पिरामिड वो नहीं हैं जो आप सोचते हैं? ये सिर्फ पत्थरों के ढेर नहीं बल्कि सदियों से इंसानी कल्पना और रहस्य का केंद्र रहे हैं। सदियों से लोग सोचते रहे हैं, प्राचीन मिस्रवासियों ने पिरामिड क्यों बनाए? क्या ये सिर्फ राजाओं की कब्रें थीं या इनका कोई और गहरा मकसद था? इसका क्लासिक जवाब है अपने राजाओं को दफनाने के लिए। मिस्र के लोग मानते थे कि राजा मरने के बाद भी अमर रहेंगे और पिरामिड उनकी आत्मा के लिए एक सीढ़ी की तरह थे। और हाँ, हमारे पास इसके पुख्ता सबूत भी हैं। वैज्ञानिक ने कई कब्रों में ऐसे चिन्ह और वस्तुएं पाई हैं जो इस विचार को मजबूत करती हैं। कई पिरामिडों में आर्कियोलॉजिस्ट को शिलालेख, ताबूत और ऐसी लिखावट मिली है जो दफनाने के रीति रिवाजों के बारे में बताती है। ये चित्र और शिलालेख बताते हैं कि मृत्यु के बाद जीवन का विश्वास कितना गहरा था। इसके अलावा मिस्र और सूडान के ज्यादातर पिरामिड निश्चित रूप से कब्र के तौर पर इस्तेमाल किए गए थे। वहां से मिली वस्तुएं और अवशेष इस बात की पुष्टि करते हैं। लेकिन यहां से चीजें अजीब होने लगती हैं। गीजा के 3 पिरामिड
जब आर्कियोलॉजिस्ट अंदर गए तो उन्हें लगभग कुछ भी नहीं मिला, बस कुछ पुरानी हड्डियां और एक बड़ा खाली पत्थर का बक्सा जिसे सार्कोफेगस कहते हैं। न कोई सोने की मम्मी, न कीमती गहने, कोई खजाना नहीं, कोई फैंसी शाही मम्मी नहीं। ये खालीपन और रहस्य ही सवालों को जन्म देता है। कुछ लोग सोचते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट के पहुंचने से बहुत पहले ही सब कुछ चोरी हो गया था। सदियों तक लुटेरे यहाँ आते रहे और जो भी कीमती था वो ले गए। दूसरे कहते हैं शायद पिरामिड कब्र थे ही नहीं। क्या इनका कोई और मिस्ट्रीमय उद्देश्य था? यहीं से अजीबोगरीब थ्योरीज शुरू होती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि पिरामिडों में छुपा है कोई प्राचीन विज्ञान जो हजारों साल पहले बिजली बनाते थे। कि क्या वाकई मिस्रवासी इतनी उन्नत तकनीक जानते थे? वे उन नक्काशियों की ओर इशारा करते हैं जो कथित तौर पर लाइट बल्ब दिखाती हैं। लेकिन क्या ये सच में बिजली के बल्ब हैं या सिर्फ प्रतीकात्मक चित्र? लेकिन सॉरी, वो तस्वीरें सिर्फ प्राचीन मिस्र की कला हैं, कोई सीक्रेट तकनीक नहीं, बस मिथक और इमेजिनेशन। इतिहासकार मानते हैं कि ये चित्र धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक हैं। और फिर विशाल अन्न भंडार का विचार है। कुछ लोग मानते हैं कि पिरामिड अनाज रखने के लिए बनाए गए थे ताकि अकाल के समय में मदद मिल सके। एक अमेरिकी राजनेता ने भी एक बार कहा था कि पिरामिड भोजन स्टोर करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन इतिहासकार और वैज्ञानिक वे इसे नहीं मानते। उनके अनुसार पिरामिड की बनावट और अंदरूनी संरचना इस विचार का समर्थन नहीं करती। तो कब्रें या कुछ और? क्या पिरामिड सिर्फ समाधि हैं या इनमें छुपा है कोई और रहस्य? ये रहस्य हमें सोचने पर मजबूर करता है। हर बार जब हम इन विशाल पत्थरों को देखते हैं तो नए सवाल उठते हैं, और यही चीज पिरामिड को इतना जादुई बनाती है। शायद यही रहस्य और कल्पना ही गीजा के पिरामिडों को अमर बनाती है। कैसे ऊपर चढ़ाया? पहिए नहीं थे, गाड़ियां नहीं थीं, तो पत्थर कैसे चढ़ाए? शोध दर्शाते हैं कि भारी पत्थरों को स्लेज यानी लकड़ी की गाड़ी पर रखकर खींचा जाता था और रेत को गीला करके स्लेज को खींचने पर घर्षण कम हो जाता था। कब्र जेहूती होतेप के चित्र में एक आदमी आगे रेत पर पानी डालता दिख रहा है, जिसे पहले रिवाज माना गया पर अब इसे तकनीकी उपाय माना जाता है। वैज्ञानिक परीक्षणों में प्रमाणित हुआ कि 2 से 5% नमी वाली रेत पर भारी बोझ खींचना आसान हो जाता है। संरचना को ऊपर कैसे पहुंचाया गया? प्राचीन मिस्र में राम्प्स मतलब ढलानों का उपयोग किया जाता था। या तो सीधा या गोलाकार ढलान बनाकर पत्थर ऊपर तक पहुंचाए जाते थे। कुछ शोधकर्ताओं ने लकड़ी के खंभों के सहारे रस्सी से खींचने की प्रक्रिया का सुझाव दिया। एक और थ्योरी है कि लिवर यानी लीवर की मदद से ऊपर रखा जाता था। भारतीय शडूफ का उदाहरण दिया जाता है, जिससे नील नदी से पानी ऊपर लाने में मदद ली जाती थी। पिरामिड का डिजाइन कितना सटीक था? पिरामिड का डिजाइन भी अद्भुत है। उसके चारों कोने बिल्कुल पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की ओर है। सिर्फ 1/16वां अंश की त्रुटि है। यह कैसे संभव किया गया? प्रचलित धारणा है कि शरद विषुव के दिन छाया की दिशा देखकर या रात में तारों को देखकर असे बनाया गया। ओनरियन बेल्ट के तारों से संरेखण वाली थ्योरी भी प्रचलित है, पर उसमें कुछ त्रुटियां पाई गई हैं। धरती पर सबसे पुराना, सबसे बड़ा रहस्य, सच कहूं तो आज भी बना हुआ है। आज पिरामिड उतना ही रहस्यपूर्ण है जितना पहले था। वैज्ञानिक तथ्य और तकनीकी परिकल्पनाएं तो हैं, परंतु पूर्ण समाधान किसी के पास नहीं है। पिरामिड के नीचे की लेयर्स बिना मोर्टार के रखी गई और ऊपर की लेयर्स में मोर्टार का उपयोग किया गया। हजारों वर्षों तक आने वाले भूकंपों के बावजूद आज भी यह पिरामिड खड़ा है। यहां तक कि मोर्टार का रसायन भी हम आज दोबारा नहीं बना पाए हैं। अंत में पिरामिड की बाहरी सतह एकदम सफेद लाइमस्टोन से बनी थी जो धूप में चमकती थी। अब ज्यादातर जर्जर हो गई है और सिर्फ दूसरा पिरामिड यानी खाफरे के ऊपरी हिस्से में ही कुछ हिस्सा बचा है। पिरामिड्स हमारे कौशल, कल्पना और मेहनत के सबूत हैं। हम आज भी उसके रहस्य को पूरी तरह नहीं जान पाए हैं। धन्यवाद।